अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रशाइज रिव्यू। गाइस आई एम बैक और मैं वापस हूँ इसलिए कि मैं आपको बता सकूँ कि इस हफ्ते में जो ड्रामास चले हैं उन्होंने अपनी पोजीशन जो है किस तरह से बदली है, ऊपर नीचे हुए हैं या नहीं। उन्होंने जो ड्रामास जो हैं फजूल जा रहे थे वो अपनी फजूलियात जो है उन्होंने बरकरार रखी है, और जो ड्रामे जो हैं वो अच्छे जा रहे थे क्या उन्होंने अपना मयार जो है अच्छाई का बरकरार रखा है कि नहीं रखा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू माय रिव्यूज़। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी लिस्ट, उसमें 7वें नंबर पे कौन सा ड्रामा है ये देखते हैं। 7वें नंबर पे जैसे आपने देखा मोहब्बत दाग की सूरत। कुछ लोग जो हैं उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं दाग जो है वो ग यहाँ से आवाज़ क्यों निकालता हूँ, तो यकीन कीजिए उर्दू में यहीं से आवाज़ जो है वो निकाली जाती है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जो लोग गलत उर्दू बोलते हैं, जो गैन की आवाज़ जो है वो गलत निकालते हैं, ये उनका कसूर है। मेरा ये कसूर या मेरी कोई अच्छाई नहीं कि ये मैं आवाज़ यहाँ से निकालता हूँ, ये आवाज़ यहीं से निकलनी चाहिए। तो बात करते हैं ड्रामा की। इस ड्रामे में हमने ये देखा है अभी तक जो देख रहे हैं कि हीरो जो है वो सनान है और हीरोइन जो है वो शिजरत है, और शिजरत का किरदार जो है नहायत ही फजूल और जाहिल किस्म की लड़की जो है वो दिखाया जा रहा है। हालांकि उसे ये दिखाया जाता है ड्रामा में कि वो पढ़ने लिखने की शौकीन है, उसका एक ही जो है वो एम है कि वो पढ़े लिखे, और शुरू में उसने बताया था कि वो पढ़ लिख कर BA करके जो है वो एक टीचर जो है वो बनना चाहती है अपने वालिद की तरह, क्योंकि वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसकी रोज़मर्रा में जितने भी वो काम करती है वो बिल्कुल ही जाहलाना और फजूल किस्म के काम जो हैं वो हरकतें करती है। जैसे ड्रामा जब शुरू होता है तो हम ये देखते हैं कि माजिया का जो कज़न है और उसका मंगेतर खालिद जो है वो उसको कॉल कर रहा है बार बार और उससे बातें कर रहा है, और वो अपनी जो उसकी जहनीत है या उसका स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक बात करेगा, वो ऐसे करता है। और आगे से माजिया ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो शिजरत जो है वो फ़ोन पकड़ लेती है और उससे ये कहती है कि वो उससे ये बात गुस्से में कोई बात कर रहा होता है। अब अल्लाह की बंदी तुझे पता नहीं कि वो पहले क्या बात कर रहे थे क्या नहीं बात कर रहे थे, और उससे धड़ाधड़ गुस्से में ये कहना शुरू कर देती है तुम उससे प्यार से बात करोगे तो तुमसे बात करेगी ना। तुम्हें पता नहीं, वो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि चलती बस में चढ़ जाना बगैर पूछे कहाँ पे जा रही है, और शिजत बिल्कुल ही ऐसा करती है। जैसे पहले हमने देखा वो आफाक के साथ उसने झगड़ा किया, अब जो है माजिया का ये जो खालिद है इसके साथ झगड़ा किया। ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं इसलिए कि ये लोग जो हैं आफाक और खालिद जो है वो शिजरत की ज़िंदगी में मसाइल जो हैं बाद में पैदा करेंगे। और शिजरत की ज़िंदगी का वाहिद मसला जो ये था जिसकी अम्मा ने जो है हल कर दिया तकरीबन, कि उसको सनान से जो है मोहब्बत है। अब जो है वो उर्दू की किताबें जो हैं शायरी की किताबें सनान को वापस करने के लिए जाती हैं, और होता क्या है वहाँ पर जो है वो फिर से इकरार मोहब्बत हो जाता है। अब सामी खान बहुत देर से काम कर रहा है, ठीक है, उसने जो है वो एक तो उसका चेहरा वो उबला हुआ आलू लगता है, जैसे उसने जो बोटॉक्स जो है इतना ज़्यादा भरवाया हुआ है कि मैं यानी कि आप खुद को अब नज़र नहीं आता यार। स्क्रीन पे देखते हो जब डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको बोटॉक्स भरा होगा सुइयों के ज़रिए तो आपको कोई दिखाया होगा उन्होंने आईना वगैरह, उसमें देखो आप कैसे लगते हो, कुछ तो ख्याल करो। मर्द मतलब कि इस तरह से चेहरे जो हैं बिल्कुल मर्दों के अच्छे नहीं लगते। ठीक है जी, उसने अपनी जो चेहरे का तो बोटॉक्स जो है हुआ है ठीक है, लेकिन उसकी डायलॉग डिलीवरी नहायत ही फजूल हो गई है, हद से ज़्यादा। वो शेर पढ़ता है इतने फजूल तरीके से कि बंदा का दिल चाहता है यार ये बंदा उसको इंस्पायरेशन जो है वो ले रही है शिजरत जो उससे उर्दू शायरी की, और ख़ुद उसे शेर पढ़ना नहीं आता। शेर पढ़ता है और फिर से इकरार मोहब्बत जो है उनकी हो जाती है, और शिजरत जो है घर जाके यकीन कीजिए पंजाबी फिल्मों की हीरोइंस की तरह जो है वो जाकर घर में नाचती है बाकायदा मोहब्बत हो जाने पर। पता नहीं यार ये ड्रामास कौन लिख रहा है, कौन जो है इसको प्रोड्यूस करता है। यकीन कीजिए इतने फजूल ये ड्रामास हैं कि मैं जो है वो डायरेक्टर और जो राइटर है उसका नाम भी देखना पसंद नहीं करता कि यार ये इतनी फजूल चीज़ें जो है ये लिखने वाले कौन लोग हैं। उसके बाद आफाक का किरदार भी अजीब बेहुदा दिखाया गया। वो खुद ही बंदा अपना जो है उसने जाकर टेस्ट करवाया, खुद ही पूरे ज़माने में अपनी नामर्दी की जो है वो उसने धूम मचा दी, बता दिया सबको। अब अपनी बीवी को ज़ोदोकोब कर रहा है, मार रहा है कि तुमने किसी को बताना नहीं है कि मैं नामर्द हूँ।
अरे भाई तुमने खुद जो है टेस्ट करवाए, अल्लाह का ठीक है, उसका इलाज करवा लो तुम। अगर तुम्हें कोई मसला है तो उसका इलाज कराओ, इलाज भी नहीं करवाना और बीवी जो को है उसको बेचारी को मार रहा है जिसमें कोई नुक्स नहीं है। अब यहाँ पर यह है कि अगर उसकी बीवी को अगर बच्चा चाहिए तो आसानी से वो ठीक है, तुम इलाज नहीं करवा रहे, ठीक है, नहीं करवाना चाहते, ठीक है भैया, मुझे दो तुम तलाक और मैं जो जाकर और कहीं शादी कर लेती हूँ। लेकिन ये सारे औंगी मोंगी सिचुएशंस ड्रामों में दिखाई जाती हैं। यकीन कीजिए ड्रामे में उनका कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाया जाता। और सबसे चीज़ हैरान कुन दिखाई जा रही है हर ड्रामे में और इसमें भी कि बड़े जो हैं वो सबके सब बैकग्राउंड में हैं, जो छोटे हैं और ख़ासतौर पे हीरोइंस जो हैं वो जो हैं हर चीज़ करती हैं। यहाँ पर एक शिजरत सीन होता है कि शिजरत के मामू को उसकी जो माँ है शिजरत की, उसने जेवरात देने हैं जो उसने रखे हुए थे उसकी माजिया की शादी के लिए, तो वो खुद नहीं देती, जाकर बेटी से शिजरत से कहती है, शिजरत जाके मामू को जेवरात दे रही है। क्यों? हालांकि ये सब बड़ों के काम होते हैं, सारी दुनिया में हमारे माशरे में ख़ास तौर पर बड़े ही ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हीरोइन को जो है हीरोइन पोर्ट्रेट करने के लिए पहले हीरोइन का किरदार कुछ और होता था हमारे फिल्मों में, ड्रामास में, अब हीरोइन का किरदार जो है अजीब बोंगा सा जो है दिखाना शुरू कर दिया गया। ये सारी चीज़ें उधर फिर सनान जो है वो अपनी अम्मा से जाकर कहता है हाँ मैंने एक लड़की जो है वो ढूंढ लिया। सनान के पैर के मसले को इतना बड़ा मसला बनाया हुआ जैसे अल्लाह माफ़ करे उसको कोई फॉल्ज हो गया हुआ है। और फिर वो कहता है कि मैं जो है वो नहीं करवाऊंगा, इसका ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि 50-50 चांस है। तुम हर जगह हर दूसरे बंदे को दर्स देते हो हिम्मत करने का, हौसला करने का, और खुद अपनी टांग का ऑपरेशन नहीं कर रहे हो क्योंकि वो बाद में करवाया जाएगा। हाँ जी, 50-50 चांस क्या मतलब है? यानी कि तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अगर ठीक ना हुआ तो कट जाएगी, कम फिर वैसे के वैसे ही हो जाओगे, दैट्स इट। तो ऑपरेशन करने में 50-50 चांस कहाँ से हुआ? चांस ये हुआ कि तुम करवाओगे, ठीक हो गया, ठीक है, नहीं तो फिर इसी हालत में रहोगे। यानी लिखने वाली बंदियां जो हैं, ये ख़वातीन जो लिखती हैं, इन्होंने साइंस नहीं पढ़ी हुई, इन्होंने जो है मेडिकल को बिल्कुल नहीं सर्च किया हुआ, इनको कंप्यूटर का पता नहीं, इनको ज़िंदगी के माशरात और मामला जो हैं उनका भी नहीं पता, इसलिए इतने फजूल और वाहियात किस्म के स्क्रिप्ट लिखती हैं कि बंदा जो है कहता है यार ये ड्रामा, ये है हमारे ड्रामा का है। इससे थोड़ा सा बेहतर जो छठे नंबर पर ड्रामा है उसकी बात करते हैं, और वो कौन सा है? छठे नंबर पर है किस्सा मेहरबानों का। ये किस्सा नहायत ही स्लो जा रहा है और बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है। अजीबोगरीब किस्सा इस लिहाज से है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी नॉवेलिटी नहीं है, नथिंग इज़ न्यू, क्योंकि हर ड्रामे की तरह कोई भी ड्रामा पिछले सालों में उठा के मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक शादीशुदा मर्द या एक शादीशुदा औरत के पीछे जो है एक और मर्द या औरत पड़े और वो कहते हैं कि मैंने तुमसे ही शादी करनी है, और इसमें भी यही दिखाया जा रहा है। और दूसरा एंगल जो इसका अब शुरू हुआ है वो ये है कि शादी के बाद जो है वो लड़की हीरोइन जो है वो एक ऐसे ससुराल में एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे उसको वेलकम नहीं किया जा रहा और जहाँ पर उसको जो है स्ट्रगल करना है अपनी जगह बनाने के लिए और हालात से मुकाबला करना है, और नाकामी की सूरत में उसको वापस जो है उसी लड़के के पास चले जाना है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। दो तरह के लड़के और लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, ख़ासतौर पर लड़के कि जो शादीशुदा लड़की का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो तलाक लेके आए उससे वो शादी कर ले, और दूसरे वो जो शादीशुदा लड़की या लड़का जो है उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी वो शादी ख़त्म हो और फिर हमसे शादी कर ले। यही हर एक ड्रामा में दिखाया जा रहा है और किस्सा मेहरबानों का भी यही है। अब मेहरबानों का अब्बा एक नहायत ही अक्लमंद और समझदार बंदा जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस बाबे में रत्ती इतनी रत्ती भर की अकल नहीं है। हाँ जी, मुराद जब आता है और आकर कहता है कि मैं आया हूं, और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरे ख़त लिखने के जवाब में तुम खुद आ गए, और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है कि मैंने ये घर, ये दुकानें, चाहे दुकानों पे कब्जा हुआ है, वो सब कुछ जो है वो मेहरबानों के नाम लगा दिया है क्योंकि बेटा जब आएगा तब देखा जाएगा। अब मुराद जो कि तलाक देने के लिए आया हुआ था, अब उसके सामने तुम चारा फेंक रहे हो। हाँ जी, उसके सामने चारा फेंक रहे हो जो तलाक देने के लिए आया था, और वो शुरू से दिखाया जा रहा है कि उसको पैसों की जरूरत है और बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। वो कहता है बाबा मैं तो कुड़ी नूं लैण आया। हाँ जी, और उसके बाद जो है सीन दिखाया जाता है वही रवायती और फजूल किस्म का सीन, और यकीन कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि हर सीन में यही कुछ दिखाया जाता है और उसके पीछे सच्चाई होती है। बात मैं कर रहा हूँ कि मुराद जो है वो मेहरबानों से कहता है कि चलो मेरे साथ, और मेहरबानों कहती नहीं अब क्या करने आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, ठीक है। और मुराद उसको कहता है तो इसका मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, और मेहरबानों से कहती है तुम कितने घटिया, जलील और बेहुदा इंसान हो।
हालांकि वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मेहरान जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हाथ धो के तेरे मामे दब उतर रखता है की लग जाए वो क्या तुम्हारे पीछे। तो सच्चाई हमेशा होती है, दिखाया हर ड्रामे में ये जा रहा होता है कि चाहे लड़की जो है वो माँ बाप को बेवकूफ़ बना रही है, शौहर को, किसी को वो बेवकूफ़ बना रही होती है, लेकिन उसके सामने पूरी ढिट्टाई से झूठ वो बोल रही होती है। और इस तरह से हमारे माशरे में जो लड़कियों पे इतबार है, उनकी इज्जत है, वो लोगों की नज़र में और ख़त्म होती जा रही है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये ड्रामाज जो है लड़कियों के हक में बनाए जाते हैं या उनके उल्ट उनके लोगों को उनके खिलाफ करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि हर ड्रामे में औरत का किरदार नहायत ही घटिया और फजूल दिखाया जाता है कि वो काबिल एतबार नहीं है, वो वफादार नहीं है, वो प्यार की कदर नहीं करती। तो ये सब कुछ चीज़ें दिखाकर उम्मीद की जाती है कि ये ड्रामे बनाने के बाद औरतों को उनके हकूक मिलेंगे। कौन सी बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं आप, हाँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो उसको एनेक्सी में रखा जाता है, ठहराया जाता है, और आ जाते हैं मोहतरम मेहरान। अब मेहरान इस घर में गुंडों की तरह हमेशा दनदनाता हुआ आता है और उसके बाद जो है वो ऊंची ऊंची आवाज में डायलॉग बोलता है मोहब्बत के। माना कि ये घर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन कंजर रहते हैं यहाँ पे इस घर में। मतलब कौन है जिन्होंने कानों में तेल और रुई डाल के सोए हुए? बाबा है, वो छिपकली सी जो है वो बानो है। मतलब किसी को कभी भी मेहरान के आने का नहीं पता चलता और मेहरान के डायलॉग बोलने का नहीं पता, उसके जाने का पता नहीं चलता। अब ये घर ऐसा है, मतलब ये कौन सा है, वो क्या पंजाबी फिल्मों में गाना था, कुंडी न खड़का सोने सीधा ही अंदर आ, ये वैसा है जिसका घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और कोई भी अंदर मुंह उठा के आ जाए। तो मेहरान साहब जो आते हैं और उसके बाद वही अपनी फजूल जो पहली किस से लेकर मेहरान के सेम यही डायलॉग्स हैं। बेचारे के ऊपर जो है ये जुल्म हो रहा है इस अदाकार पे, नुमान इजाज साहब के ये बेटे हैं कि उसको एक जैसे एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं, एक जैसे डायलॉग्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और फिर वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, और तुम जो है उसके साथ नहीं जा सकती, मैं उसको गोली मार दूंगा। और वो कहती है ओ कुत्तिया कमीनिया, तू कौन है, यानी तू कौन है ये सब कुछ करने वाला। फिर कहता है मैं उससे जाकर कहूंगा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मुझसे मोहब्बत करती। और वो थप्पड़ वाला सीन। हाँ जी, हर ड्रामे में अब यही दिखाया होता है कि फर्ज कर दिया गया है एक स्क्रिप्ट में। वैसे हॉलीवुड की मूवीज में होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया जाता है तो लिखा जाता है न्यूड सीन और केसेस जो हैं वो भी शामिल हैं, तो आप पढ़ के दिखें। अब हमारे ड्रामाज में स्क्रिप्ट जब लिखा जाता है तो उस पर लाजमी करार होता है कि थप्पड़ पढ़ने हैं या थप्पड़ मारने हैं। हाँ जी, तो थप्पड़ खाने के बाद जो है वो मेहरान साहब जो है वो दफा दफान हो जाते हैं और वहां से। और मेहरू जो है वो जाती है और जाकर कहती है मुराद से कि मैं तेरे नाल जान वास्ते राजी हाँ, ते सवेरे जड़ा ऐसी निकल जावांगे। हाँ जी, और थोड़ी देर बाद सुबह का जब सीन दिखाया जाता है तो अब्बा को जब बताती तो अब्बा बड़े खुश होते हैं, कपड़े वपड़े पैक करते हैं। और अब्बा उसे कहता है मेहरू से, बेटा कोई अच्छे कपड़े पहन के जाना। और मेहरू जो पहले उसने कपड़े पहने तो उससे भी ज़्यादा फजूल लॉन का एक सूट पहन के जो है अजीब सा हेयर स्टाइल। मुझे तो नहीं समझ आती आजकल लड़कियां ऐसा हेयर स्टाइल बनाती हैं, चाहे तुम 27-28 साल की 30 की हो, वो अजीब सा हेयर स्टाइल बना के जो है उसके साथ जो है वो चली जाती है। और वहाँ पर जो है इसका इस्तकबाल किया जाता है, अच्छे साहब करते हैं। अच्छे साहब नहायत ही बुरी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जो अच्छे साहब जो हैं वो हेजड़ा जो इनके घर का पता नहीं रिश्तेदार है, मुलाजम है, क्या है, वो जो है इस्तकबाल करता है और बहुत ही फजूल तरीके से। और उससे ज़्यादा फजूल तरीके से इस्तकबाल करती है उसकी सास। हाँ जी, सास साहबा जो है वो देखती है तो से कहती है तू तेन तलाक देन गया, सैनू नाल लेके कितों आ गया। और ज़ेब रहमान है, ये हमारी अदाकारा है, बहुत पुरानी और बहुत अच्छी अदाकारा थी, लेकिन इन्होंने भी अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है बोटॉक्स से जो इन्होंने अपने जो है सारे फेस एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हुए हैं। और मैं बहुत जब इनको देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उससे ज़्यादा जो है मैं क्या उसे कहते हैं मायूस हुआ कि यार आप इतनी अच्छी अदाकारा हो तो बोटॉक्स पता नहीं क्यों हर किसी को यही चीज़ है वो नज़र आ रही है। जवान होने का सबको पता है कि आपकी उम्र क्या है, आप अच्छे दिखो। जवान और अच्छे दिखने में बहुत फ़र्क होता है। बंदा अपनी उम्र के मुताबिक भी अच्छा देख सकता है, बजाय इसके कि अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल है और आप 30 साल की लड़की की तरह चेहरा सुझा लेती हैं। लेकिन मायूसी हुई मुझे। और उसके बाद उनका किरदार भी वैसे ही है, और जो बिल्कुल सड़ियल सी गुस्से वाली और बदतमीज़ बेहुदा सास का। और जो है नेहरू को अंदर बैठा जाता है और फिर जो है वो मुराद जो है वो अम्मा को अब बताएगा कि ये सोने की चिड़िया है। और साथ में अब्बा जब नेहरू को भेजता है तो कहता है कि तुम्हारा जो भतीजा वहाँ पर है उसका भी ख्याल रखना। अब ये कहानी जो है इस घर में शुरू होगी, देखते हैं इसमें कोई दिलचस्पी पैदा होती है कि नहीं होती। लेकिन अभी तक ये ड्रामा जो है बिल्कुल भी जो है वो पसंद
नहीं आ रहा। अब मतलब ये निचली पोजीशनों में जैसे आप देख रहे हैं वैसा ही जा रहा है। अगला ड्रामा जो 5वें नंबर पे है वो कौन सा है? 5वें नंबर पे है लापता। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे ये धड़ाम से गिरा, और यकीन कीजिए वो बिल्कुल सही गिरा है, क्योंकि ड्रामे में बिल्कुल भी जान नहीं रही, बिल्कुल भी ड्रामे में जो है वो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, और ड्रामे को स्ट्रेच किए जा रहे हैं बिला वजह और नहायत ही बेमंतकी और बेतुकी चीज़ों के ज़रिए। अब ये भी इस ड्रामे में भी वही चीज़ है जो मैं पहले भी अब बता चुका हूँ, हर एक ड्रामे में वही है कि यानी कि लड़की जो है वो शादीशुदा है और लड़का उससे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी फल्क जो है घर वापस आ गई है और शम्स साहब जो है उसके पीछे फुल बगैरत जो है वो हुए हैं, उस पर डोरे डाल रहा है, उस बाजार जो है उसके पीछे जाता है, उसके कमरे में उसको ताड़ता रहता है, और वो जो है इवन के एक दफ़ा उसके शाम को रात को उसके कमरे में चला भी जाता है, लेकिन वो जो उसे खूब जलील करके जो है वो निकाल देती है कि भैया तू क्यों मेरे पीछे पड़ा, तुझे पता नहीं मेरी शादी हुई है। यानी कि ये नहायत ही बगैरताना किस्म का एंगल जो है वो हर ड्रामे में दिखाया जा रहा है। पहले होता ये था और होना भी ये चाहिए कि इवन के यूरोप में भी है ये जो क्रिश्चियन जो ईसाई हैं उनकी 12 जो क्या उसे कहते हैं उनको अहकामात दिए गए हैं, उनमें से एक हुक्म ये है कभी भी किसी की औरत की ख्वाहिश मत करो, यानी कि किसी की बीवी जो है उसकी ख्वाहिश मत करो, उस पर डोरे मत डालो, क्योंकि ये सबसे कत्ल की जो मेन फसाद की जड़ें हैं जो दुनिया में हमेशा से रही हैं वो है ज़र, ज़मीन और जन, यानी पैसा, ज़मीन और औरत। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमेशा तकलीफ और मुसीबत ही दुनिया में पैदा करती है अगर आप किसी की औरत जो है उसकी ख्वाहिश करेंगे और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो दिखाया तो ठीक है, नाजरीन को पता है कि जी उसका शौहर जुल्म करता है, ये है वो है, लेकिन ये शम्स को तो नहीं पता। शम्स को तो पता है कि ये शादीशुदा है और हैप्पीली मैरिड है, इसका बंदा जो है वो बाहर अभी गया है तो ये इसलिए यहाँ पे आई हुई है, लेकिन शम्स फुल बगैरती जो है वो किए जा रहा है। उसकी फुल बगैरती का फुल पता जो है वो गेती को भी चल जाता है, और गेती जो है उसको उनको एक दफ़ा छत पर रंगे हाथों जो है वो पकड़ लेती है बातें करते हुए और खूब उनको सलवतें सुनाती है, लेकिन बात को कवर कर लिया जाता है। उसके बाद जो है वो गेती का किरदार भी अजीब बाउंगा सा है, मैं उसका किरदार अब डिस्कस करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बाउंगा और इतना आउट ऑफ फोकस वो किरदार है कि उस पर बात करके आप अपना टाइम ज़ाया करते हो। एक नहायत ही फजूल और बाउंगा किरदार जो है वो लिखा गया। सिर्फ भर्ती का किरदार है, मुझे अब समझ आ रही है कि ये हमारे अदाकार बेचारे जो हैं वो कितने गरीब हैं कि चूल्हा चौका चलाने के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामे भी करते हैं। आयजा एक मेरे पास तुम हो के बाद ये इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन जो है वो बन चुकी है, लेकिन इसने ये गया, इसने वो मेहरपोश किया, पता नहीं मेहरपोश क्या था, वो किया, वो इतने बेहुदा और फजूल ड्रामास थे कि बंदे को हैरानी होती है यार ये इतनी अच्छी अदाकारा ये भी कर सकती है, और इसने अब ये गेती का किरदार अदा किया। ठीक है जी। उसके बाद गेती जो है वो लेके जाना चाहती है शम्स को अपने साथ घुमाने फिराने के लिए, खाना खा लेके जाते हैं, और फलक जो है उसको भी साथ लेके जाया जाता है, जहां पर जो है वो गेती के दोस्त का फोन आ जाता है और वो स्पीकर ऑन करके बात कर रही होती है और वो कहती है वो चुड़ैल भी साथ है। चुड़ैल से बहुत सारा, और यानी कि जो फल्क है। उसके बाद गेती जो है वो उठ के वहां जाती है तो वो अखबार में खबर देखती है कि गुमशुदा बंदा है और गुमशुदा जो है लड़की, यानी कि बैडमिंटन की चैंपियन। अब बैडमिंटन की चैंपियन पे जोर दिया जाता है। आजकल जो है हर एक, अगर गली में कोई कुत्ता भी मर जाता है, कुत्ता भी गुम हो जाता है, तो उसकी भी जो खबर है वो टीवी पे चल रही होती है, लेकिन ये अखबार में खबर है, यानी किसी को पता ही नहीं है कि ये सारा बात जो है चल रही है। और बुढ़े जो हैं, घर के बुढ़े जो हैं, वो उनको भी नहीं पता कि वो जो अखबार पढ़ते हैं, सारा दिन अखबार पढ़ने की एक्टिंग करते रहते हैं, उनको भी नहीं पता कि ये सारा है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो फल्क जब घर, गेती ये जो पता करके जो है वो घर चली जाती है और बड़ी खुश है कि फल्क जो है वो झूठ बोल रही है। घर में पुलिस आ जाती है और पुलिस आके तहकीक कर रही है कि उसका शौहर जो है वो गुमशुदा है। अब पुलिस जो है सबसे पहले जब उसको ये कहा गया कि शौहर जो है वो गया है लंदन में, चला गया मुल्क से बाहर, तो सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए थी वो किसी भी जो इमिग्रेशन ऑफिस में या एयरपोर्ट पे जाकर उसकी तहकीक करना कि ये बंदा बाहर गया कि नहीं गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने कर लिया कि वो नहीं बाहर गया। उसके बाद बीवी को पकड़ा नहीं जा रहा, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये कह के कि यार शक की बिना पर उसकी के साथ वो दोनों इकट्ठे रहते थे।
ठीक है। घर में जब तुम लोग गए हो तो तुम लोगों ने अफरा तफरी और सारी चीजें देखी हुई हैं, बीवी गायब है और बाप के घर में है, तुम्हारे पास और क्या सबूत चाहिए था उसके साथ तफ्तीश करने के लिए? कोई भी नहीं जी। उसको जो है वो ऐसे बातें बातें करके जो है वो चले जाते हैं। और जब दनियाल के माँ बाप जो हैं वो अमेरिका से कॉल करते हैं कि हमारे बेटे को कुछ पता नहीं चल रहा, उस लड़की को गिरफ्तार करने, तो कहते हैं वो बैडमिंटन की चैंपियन है, अगर ये बात झूठ हुई तो हमारा स्कैंडल बन जाएगा, मीडिया ये क्या। यार तुम लोग क्या दिखाना शो कर रहे हो कि जिसकी थोड़ी बहुत भी हैसियत है उसके साथ कानून जो है वो नरमी इसलिए बरतता है ताकि मीडिया ना पकड़ ले। यानी कि मीडिया ज़ाहिर है हमें, मीडिया भी करप्ट है, तुम लोग भी करप्ट हो, तो फिर तो जुर्म तो हमेशा जो है वो छुपा ही रहेगा। उसके बाद जो है वो फरियाल जो है उसको, जो फल की बहन है, उसको पता चल गया है और उसको बता दिया जाता है कि वो कहती है कि मेरा शौहर ऐसा है, वैसा था, ये है, वो है। और वो कहती है अब तुम इस झूठ को जो है वो बरकरार रखो, छुपा के रखो जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी का इस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि अगर पता चल जाता है कि फरियाल जो है उसका शौहर ऐसा है, अब्यूजिव है, मारता था, तो उसका शादी गेती और शम्स की शादी के साथ क्या ताल्लुक है? ड्रामे में किसी चीज़ की कोई तुक नहीं है। ड्रामे को लंबा करने के लिए लंबे लंबे फिल्मी गाने बैकग्राउंड में चलाए जाते हैं और हम टीवी के जितने भी वो फिल्में हैं उनके फजूल गाने जो हैं वो चलाए जाते हैं और ड्रामे को खींचा जाता है। मुख्तलिफ ट्रैक जो हैं, जैसे फरियाल की ननद थी, शम्स का वो फैक्ट्री में जो है यूनियन लीडर था, उससे पहले फरियाल के शौहर की जो कुलीग थी, वो सारे ट्रैक जो हैं वो डाले जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं है, सिर्फ ड्रामे को लंबा करने के लिए। नहायत ही फजूल तरीके से ये ड्रामा जो है वो आगे बढ़ रहा है और देखते हैं कि अगले हफ्तों में ये नीचे गिरेगा या इसमें कोई बेहतरी आएगी। अगला ड्रामा जिसके मैं रिव्यू करूंगा वो है चौथे नंबर पे, और वो कौन सा है? चौथे नंबर पे है कौन सा ड्रामा? अमानत। हाँ जी, अमानत जो है वो चौथे नंबर पे है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। पहले मैं उनकी बात जो है वो करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बाबर अली अदाकार जो है उसकी उम्र जो है वो फैसल कुरैशी से कम है। हाँ जी, फैसल कुरैशी जो अभी तक जो है वो हीरो आते हैं और बाबर अली को जो है वो बाप दादा चाचा पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो बनाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे में इतनी सारी लड़कियां हैं, उनके जेवरात, उनके मेकअप और उनके कपड़ों पे इतने पैसे खर्च हो गए कि जो ड्रामे के जो मेन किरदार तो नहीं, मतलब मेन ही समझ लें क्योंकि मेन तो हीरो है, हीरो का भाई जो कि बाद में मेन किरदार उसका भी होगा, यानी जुनैद हारून, यानी कि जो जुनैद का किरदार अदा कर रहा है, और बाबर अली जो चचा का किरदार अदा कर रहा है, उनका इन इतने सारे दिनों में उनके पास सिर्फ एक ही जोड़ा जो दिखाया जा रहा है। हाँ जी, जुनैद जो है उसके पास भी एक लेदर जीन्स की जैकेट है और वो ब्लू शर्ट है और ब्लू पैंट है, वो उसने मुसलसल इन सब दिनों में वही पहनी हुई है। उसे ऐसा लड़का दिखाया जा रहा है कि जो कि नौजवान है और जिसको जो है कोई काम धंधे से कोई फिक्र नहीं है, वो उसको मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसका हर 1 घंटे के बाद उसके कपड़े बदले। नहीं जी, शुरू से उसके लेकर भाभी की वो घर में जो मायों के फंक्शन पे जब वो जाता है नाचता है तब भी उसके वो ही जो है वो कपड़े होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई तुम लोगों के अगर पास पैसे नहीं थे तो तुम लोग जो हैं वो इन ड्रामे में जो मेकअप है और लड़कियों के जेवरत हैं और उनके कपड़े हैं वो जो है वो कम कर लेते, लेकिन वो क्योंकि ये ख़वातीन के लिए ड्रामे बनाए जाते हैं तो हमारी ख़वातीन ड्रामों में अदाकारी और दूसरी कहानी की बजाय जो है कपड़ों और जेवरात को ज़्यादा तवज्जो से देखती हैं, यकीन कीजिए। और रिव्यू करने वाली ख़वातीन जो है वो इन कपड़ों और जेवरात का रिव्यू भी करती हैं। उसके बाद हीरो और हीरोइन जो है उनके लेंस जो है वो बार बार बदल रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये जो उर्वा हैं इनकी आंखें जो हैं वो काली हैं लेकिन उनको लेंस लगाए जाते हैं। अब उसका किरदार एक सादा सी लड़की का है। ठीक है, वो कोई हीरोइन और कोई मॉडल नहीं है कि जो कभी लेंस पहन लेती है कभी उतार देती है, जैसे गेती का किरदार है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसके कभी लेंस उसने उतारे हुए होते हैं, कभी लेंस उसने पहने हुए होते हैं और सेम जो है और सेम जो है यही चीज़ जो है वो है हमारे ये जो मोहतरम हमारे हीरो जो हैं उनका भी यही मसला है कि उनके साथ भी यही है कि उनके भी लेंस जो हैं कभी उतरे हुए होते हैं, कभी उन्हें जो है वो लगाए हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहानी को और अजीब सा बना देती हैं और ख़ास तौर पर डायरेक्टर जो है उसके काम को जो दिखाया जाता है कि डायरेक्टर कितनी मेहनत से काम कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि पिछले सीन में हीरोइन ने ये लेंस लगाए हुए थे और अब जो है लेंस उतार दिए, और डायरेक्शन जो है बेचारा क्या देगा। अब कहानी की बात करते हैं। कहानी जो है हमें ये दिखाया गया इन एक साथ में कि फवाद जो कि ज़रार का दोस्त है, और अब फवाद को पता है कि ज़रार कराची में रहता है, वो पिंडी में पहुंचकर कराची में रहने वाले दोस्त को कॉल क्यों करेगा?
बताएं जी, वो तो ऐसे ही किसी दोस्त को कॉल करेगा ना जो पिंडी में, क्योंकि भाई मैं पिंडी में आया हूं, मैं मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे शहर में आया हूं। नहीं जी, वो जरार को फोन करता है और जरार जो है वो इस्लामाबाद में है। हाँ जी, कहानी को आगे लेके जाना था, बढ़ाना था, तो ये चीज़ जो है वो की जाती है। और उसके बाद वो जरार के घर में जाते हैं और कहता है मेरी शादी हो गई, ये मेरी बीवी है, और पूरी साहब बात जो है वो बताता है। और उसके बाद कहता है कि मैं जो है बाहर जा रहा हूँ कि कुछ खाने की चीज़ें लेके आऊँगा, मैंने फ़ोन में रिचार्ज करवाना है, एटीएम से पैसे निकालना है। और फिर बहुत ही आमियाना तरीके से फवाद का कत्ल करवा दिया जाता है। फ़ोन स्नैचर्स जो हैं उनके मोबाइल स्नैच करने वाले जो हैं उनके हाथों में, ठीक है जी। और उसके बाद एक ही रात में यानी कि उसका कत्ल हुआ और उसके बाद फौरन ही जो है उसको दफना दिया जाता है दूसरे दिन। अब दुनिया में कहीं पे भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह पे ये कानून है कि शनाख्त जो है करने की कोशिश की जाती है। और उस बंदे का फ़ोन चला गया, ठीक है, लेकिन उसके नाम पे जो सिम इशू है, उस सिम का रिकॉर्ड जो है वो आसानी से आप हासिल कर सकते हो और देख सकते हो कि किन किन लोगों को उसने कॉल की, और उसके बाद जो है वो आप उनसे रब्ता कर सकते हो। ठीक है, आपने रब्ता नहीं किया, उसके बाद उसके पास उसका जो है वो मोबाइल छीना गया था, लेकिन उसका पर्स और उसका ID कार्ड, हर चीज़ जो है उसके पास था। अब तुम लोग उसके आईडी कार्ड के जरिए नादरा में के दफ्तर में वहां से जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि ये बंदा जो है कौन है, इसके आगे पीछे कौन है। माँ बाप मर गए, भाई बहन नहीं है, ठीक है जी, लेकिन उसका निकाह हुआ है, उसका निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी बीवी जो है वहां पर, उसका भी जो है वो सुराख होगा कि इसके ये बंदे की बीवी ये है। लेकिन नहीं, किसी तरह कुछ भी आपको बताना नहीं है, आराम से एक ही दिन में तो हो ही नहीं सकता। लोग जो हैं वो लाश को रख देते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं, मुख्तलिफ जगह पे इश्तिहार आता है कि ये लावारिस लाश मिली है और इसके जो है वो लवाहिकीन कौन है, और उसके बाद कहीं जाकर जो है उसको दफनाया जाता है। लेकिन एक ही रात में ऐसा सब कुछ जो है वो करवा दिया गया, नहायत ही बोंगा लगता है आपको। उसके बाद जरार फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों? अपनी उस बेहुदा और घटिया, जूनी का किरदार है, एक नहायत ही घटिया और बेहुदा और जाहल किस्म की लड़की का किरदार है। मुझे ये समझ नहीं आती, मोहब्बत तो दूर की बात है, ऐसी लड़की को कोई बर्दाश्त भी कैसे कर सकता है, और जरार उससे मोहब्बत करता है, यानी आई मीन सीरियसली। उसके बाद जरार जो है वो उसके जवाब नहीं देता, अपने बाप को जो है कॉल करके बता देता है, और वो भी सच्ची बात नहीं बताता। पूरी बात क्यों नहीं बताए तुम अपने बाप को, तुम्हें क्या मसला है? और इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है, और जोनी कहती है कि अब जरार जो आएगा आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, तब ही जो है मैं उसे माफ़ करूंगी। उधर जरार जो है उसको एक मंतिक की चीज़ दिखाने की कोशिश की गई कि उसको जो है पनाहगाह में छोड़ने के लिए जाता है, छोड़ भी आता है, लेकिन बाद में उसको याद आता है कि फवाद ने जो है मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, क्योंकि हमारा पेपर था और एक्सीडेंट हो गया था, और ये इसने मुझे पेपर देने दिया था और ख़ुद हॉस्पिटल में बैठा रहा था। हालांकि कुछ भी नहीं, आप डॉक्यूमेंट कुछ भी देकर हॉस्पिटल में जो है वो उसकी हॉस्पिटल में आप निगरानी या इलाज नहीं कर रहे थे, डॉक्टर कर रहे थे, पेपर जाकर दे सकते थे, और फिर आकर जो है तुम अपना ये मुकदमा या कोई भी चीज़ इसको फेस कर सकते थे। लेकिन इसको भी जो है वो बोंगापन दिखाना था, वो भी दिखाया गया। उसके बाद लेके आगे हैं जरार साहब जो हैं वो महर को घर में, यहाँ पर अपने माँ बाप के, और कहा है कि मेरे दोस्त की ये बीवी है जो कि आने वाला है, तुमने ये क्यों झूठ क्यों बोला है कि जो वो आएगा शादी पे उसने भी आना है। फिर उसको 10,000 दिया जाता है, बल्कि 10,000 क्या, चंद हज़ार देता है, और कहता है जो इसके लिए अपने शादी के कपड़े लेके आओ। मैं कुर्बान जावा, कराची वर्गे शहर दे विच कुछ हज़ार रुपए में कौन से कपड़े जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। और वो जाती है कपड़े लेने के लिए ड्राइवर के साथ, और वहाँ पर जुनैरा जो है उसको देख लेती है, और जुनैरा जो है वो कहती है अच्छा तुम शौहर के साथ आई हो तो खुश रहती है, और जैसे पता चलता है कि शौहर नहीं है, अकेली है, तो फिर उसे गुस्सा हो जाता है। अजीब साइको और बोंगा किस्म का जुनैरा का किरदार। और जुनैरा और जुनेद जब उससे माफ़ी मांगने के लिए जाता है कि भाई गलती से तुम्हारा वो जो है वो वास मुझसे टूट गया, वो माफ़ी मांगने के लिए जाता है, तो माफ़ी का सीन ऐसे होता है जैसे लव सीन हो। हाँ जी, और वो जुनैरा से क्या भी कह रही, मुझे भाभी मत कहो, क्योंकि बाद में इन्हीं लोगों की शादी होनी है, और जुनैरा ने जो है जरार के घर जाना है उसकी ज़िंदगी अजाब बनाने के लिए। हाँ जी, कहानी इसी तरफ जो है वो जानी है। उसके बाद वहां पर चचा को दिखाया जाता है कि चचा बेचारा जो है वो चची पे को जानने के लिए पता चल जाता है किसी ने बताया, तो उसे कहता है कल तक का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, मुझे बता दो वो कहाँ है। अब भी क्यों नहीं, कल तक का क्या मतलब, उसने सोचना है, याद करना है, फिर बताना है। और कल तक के टाइम के चक्कर में चचा को खुद हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ जी, ये कैसा जालिम है जिसको खुद दिल के दौरे पड़ रहे हैं। जो ये कहानी जो है यहाँ तक बढ़ी है,
दिलचस्पी सिर्फ ये है कि कुछ नया ड्रामा शुरू हुआ है, इमरान अब्बास जो है वो कुछ दिन के बाद आया है, और ये सब जो है इस वजह से आपको थोड़ा जो है वो बेहतर लगता है। अदरवाइज़ कहानी में बहुत सारे झोल हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है देखते हैं। तीसरे नंबर पे हम कहाँ के सच चाहते हैं, हाँ जी, लेकिन तीसरे नंबर पे होने की वजह ये नहीं है कि ये ड्रामा बेहतर है, यकीन कीजिए सिर्फ इसलिए है कि दूसरे ड्रामास बहुत ही ज़्यादा भोंगे हैं, तो इस वजह से इसको जो है वो तीसरे नंबर पे रखा गया। इस ड्रामे में ने मुझे नहायत ही बुरे तरीके से बहुत ज़्यादा मायूस किया है। जो वह चीज़ अच्छी थी इसमें, यानी कुबरा खान, वो बेचारी जो है वो मर गई, हाँ जी, उसका किरदार ख़त्म हो गया, यानी मिशाल जो है उसने जो है वो खुदकुशी कर ली है। अब अजीब जो चीज़ें जो है यहाँ पर बार बार मैं उनको कह चुका हूँ, बार बार जो है मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रामे जो मैं दिखाई जा रही है वो ये है कि ये ड्रामा लगता ही नहीं है कि उमैरा अहमद ने लिखा है। और उसके बाद डायरेक्टर ने तो नहायत ही फजूल तरीके से डायरेक्शन जो है वो इसकी दी है कि एक जो अच्छे भले अच्छा इम्पैक्ट करने वाले सीन थे उनको भी जो है ख़राब कर दिया गया। राम गोपाल वर्मा ने एक वो बनाई थी, राम गोपाल वर्मा की आग, यानी वो शोले का रीमेक था, और उसका एंगल इतना ज़्यादा बुरा था कि फिल्म जो है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी जितनी बुरी जो है कैमरा एंगल की वजह से लगी। और यहाँ पे भी हम कहाँ के सच्चे थे में भी यही कुछ जो है वो दिखाया गया। अब मिशाल जो है उसने खुदकुशी कर ली, उसने जो है वो नींद की गोलियां जो है खाई और उसके बाद जो है वो मर गई। अब उसके मरने का सीन जो है और सबको जो इतला दी जाती है नहायत ही भोंडे तरीके से जो है वो उसका कोलाज जो है बनाया गया, मुख्तलिफ सीन जो है इकट्ठे किए गए और सब ने बहुत बुरी एक्टिंग की। हुमा नवाब जो है एक अच्छी अदाकारा रही हैं पीटीवी के ज़माने में, अभी भी वो ठीक ठाक अदाकारी कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बुरी अदाकारी की। एक और चीज़ जो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा फजूल बना रही है, बहुत सारे ड्रामास को बनाती है, वो है ख़वातीन का मेकअप। जो करेक्टर एक्टर हैं, जो माएँ, दादियाँ, नानियाँ, ये जो इनको भी इतना ज़्यादा मेकअप किया जाता है कि इनके एक्सप्रेशन जो हैं वो बिल्कुल मेकअप के नीचे कहीं जाकर छुप जाते हैं। हुमान अब जब जनाजे का सीन किया जाता है मिशाल का, और जितनी भी ख़वातीन दिखाई जाती हैं, चाहे नानी हो, मिशाल की माँ हो, असवद की माँ हो, सब ने लिपस्टिक जो है वो लगा रखी थी। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ जोर दिया जाता है कि लोग अच्छे स्क्रीन पर नजर आएं। स्क्रिप्ट मैंने कहा कि उसका तो हाल ही अजीब सा है और डायरेक्शन नहायत ही फजूल और घटिया है। अदाकारी ने रही सही कसर जो है वो ख़त्म कर दी। बहुत ही बुरी एक्टिंग जो है वो माहिरा खान कर रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माहिरा खान इतनी ज़्यादा बुरी अदाकारा जो है वो साबित हो सकती है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल था इस किरदार में, ख़ास तौर पर जब वो जेल का सीन जो है वो किया जाता है, थाने का सीन के पुलिस वाला जब उस पर तफ्तीश कर रहा होता है तो वो बहुत ही बुरे तरीके से सीन किया गया। और वो चिल्लाती है कि मैंने मिशाल को नहीं मारा, और बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग भी एक और चीज़ होती है, ना अंडर ना ओवर, कहीं पे भी आप उसको नहीं रख सकते हो कि वो अदाकारी लगती नहीं आपको, और फजूल जो है वो आपको बिल्कुल लगता है। और उसके बाद पुलिस वाले का किरदार नहायत ही घटिया और फजूल लिखा गया। ठीक है, पुलिस वाले जो हैं वो आप दिखा सकते हो कि वो अनोइंग होते हैं, बदतमीज़ होते हैं कुछ, लेकिन ये अजीब सी टोपी, अजीब से बाल, और ऊपर से उसका कंटिन्यूटी ये है, सुना नहीं सुना, सुना नहीं सुना, सुना नहीं सुना। हर एक डायलॉग के बाद वो ये चीज़ बोलते हैं और बहुत ही अनोइंग लगता है। हद से ज़्यादा आपको जो है वो उसका किरदार बुरा लगता है। आप उसको क्या मतलब के शो करना चाहते हो कि किस तरह से जो है वो, मतलब अगर आप उसको करप्ट शो करना चाहते हो और चीज़ है, यार नहायत ही फजूल और भोंगे तरीके से जब वो किरदार जो है वो किया गया। वो अदाकार बहुत अच्छा अदाकार, एक ड्रामा अल्फ था और शायद मुझे अब याद नहीं ठीक से उसका नाम, उसमें उसकी अदाकारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इसने बहुत ही फजूल किस्म की जो है अदाकारी की, और जो उसके सीन जिस तरह से टेकिंग की गई है वो भी बहुत ज़्यादा फजूल है। अब कहानी में ये दिखाया गया कि मिशाल ने जो है खुदकुशी कर ली, और मिशाल के वालिदैन जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया किस पर, महरीन पर। हाँ जी, महरीन को जो है पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद कहा जाता है ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि उसको जहर दिया गया है, जहर वाली नींद की गोलियां जो हैं वो दी गई हैं इसको, मिशाल को। अब ये सारा भेद बाद में शायद खोला जाएगा, किस तरह से वो सब कुछ हुआ, किस तरह से किया, या वाकई मिशाल ने खुदकुशी की और वो चाहती थी कि मेरा नहीं हो रहा तो ये शादी टल जाए और मैं भी मरूं और साथ में मर जाए।
वो जो बीबी है महरीन भी, तो उसका खाना जो है वो कुत्ते को दे दिया गया। अब 3-4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक नहीं पता चला कि वो कुत्ता मर गया है या जिंदा है। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद जनाजे के ऊपर जब आते हैं असवद और उसकी माँ, तो असवद जो है उसको जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है अंदर। गार्ड कहता है कि नहीं, आपको आने की इजाज़त नहीं है। तो असवद की माँ जो है वह फजूल सा ड्रामा करती है। तो असवद कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका हक बनता है। और यकीन कीजिए सारी सिचुएशन के जिम्मेदार लोग जो हैं वो ठहराते हैं किसको? शायद निशाल की माँ को नहीं, असवद की माँ है। असवद की माँ ने बिला वजह तुम्हारा बेटा उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, तुमने अपने ममता के जज्बात इस्तेमाल करके उसको असवद की शादी जो है वो महरीन के साथ करवाने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ हमारे अपनी हमदर्दी के चक्कर में। और तुमने जलील किया मिशाल को भी, ये सोचे समझे बगैर कि मिशाल और महरीन के दरमियान क्या चल रहा है। तुम लोगों ने एक अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ खेला और तुमने दूसरी लड़की जो है उसको भी मरवाया। तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो असवद की अम्मा पर पड़ती है। जब ये लोग थाने में जाते हैं, वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तब भी जो है उनको कहा जाता है दफ़ा हो जाओ यहाँ पर, तुम लोग क्या करने आए हो। और पुलिस वाला अजीब तरीके से असवद से भी बात करता है, कहता है चले जाओ यहाँ से, वो लोग तो तुम्हारा भी नाम ले रहे थे, अगर वो लोग इनका नाम ले रहे थे तो तुमने क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया। मतलब ये सारी ही चीज़ें मुझे देखते हो जब, तो आपको लगता ही नहीं कि ये उमैरा अहमद ने लिखा होगा, क्योंकि इतना फजूल स्क्रिप्ट अगर उमैरा अहमद लिख सकती है तो समझें कि हमारे ड्रामों का बेड़ा गर्क हो ही गया। क्योंकि वाहद उम्मीद जो है हमारे पास बचती है खलील रहमान कमर साहब, अदरवाइज़ कोई भी जो है इस काबिल ही नहीं है कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट या अच्छा ड्रामा जो है वो लिख सके। तो इस ड्रामे ने नहायत ही आपको जो है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस किया है। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि अगर ये जो है स्टैंडर्ड हो गया है, इस ड्रामे को लोग पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं या बिला वजह इसको जो है अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, पेड रिव्यू करवाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम टीवी जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है इस पे माहिरा पे, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट, उनकी फिल्में वगैरह कर रही है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह माहिरा जो है वो क्लिक कर जाए। माहिरा भी जो है वो बार बार हर इंटरव्यू में कहती है मुझे एक और हमसफर चाहिए, जैसा वो ड्रामा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा जो है वो क्लिक करेगा, क्योंकि इतनी किस्तों के बाद भी आपको जो है कोई ऐसी चीज़ इसमें नज़र आती ही नहीं है जो आपको मजबूर करे कि आप इस ड्रामे को देखते रहो। इसके साथ ही जो है वो अगले ड्रामे की बात करेंगे और वो 2 नंबर है दूसरे नंबर पे, 2 नंबर। तो देखते हैं वो कौन सा ड्रामा है, खुदा और मोहब्बत। हाँ जी, दूसरे नंबर पे है। खुदा और मोहब्बत को काफ़ी नीचे फेंक देना चाहिए था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से और उम्मीद है कि इसका एंड अच्छा होगा, उसकी वजह से मैंने इसे 2 नंबर पे रखा हुआ है, दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। यकीन कीजिए इसने बहुत ज़्यादा मायूस किया। एक चीज़ जो है मुझे खुदा और मोहब्बत ने हमें जो है वो चीज़ें जो बताई हैं उसमें से एक ये चीज़ है, पहला सबक ये है कि कदे भी किसी कुड़ी दे नाल फ्री नहीं होना। हाँ जी कभी भी शादी पर कोई भी लड़का जो है किसी लड़की के साथ फ्री ना हो और लड़की भी लड़के के साथ फ्री ना हो, नहीं तो ये जान का अजाब जो है वो दोनों के लिए बन जाएगा। फ्री होने का मतलब ये है कि मोहब्बत और इश्क की जो है वो सीढ़ियाँ जो हैं चढ़ के पता नहीं लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि ये सारी बात वहीं से शुरू हुई थी। और दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली है कि मुल्तान में सर्दी का मौसम इतना लंबा चलता है। हाँ जी, जब मुल्तान में आया था फरहाद तब सर्दी का मौसम था, फिर जो है वो माही की शादी हो गई तब सर्दी का मौसम था, माही की 4 महीनों की इद्दत गुजर गई तब सर्दी का मौसम था, और अभी भी सर्दी का मौसम है। हाँ जी, और सर्दी का मौसम चलता ही जा रहा है। सर्दी के मौसम में सिकंदर जो है वो जब दरबार में आता है तो उसने चादर जो है कंधों पे ऐसे रखी है जैसे शोले का वो ठाकुर था उसकी बाजू कटे हुए थे तो उसने रखी हुई थी। यकीन कीजिए बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सब। यानी कि इस ड्रामे को लिखने वाले ने तो बेगैरती की है, डायरेक्टर ने इसको संभालने की कोशिश की और इसको स्ट्रेच किया। जियो के ड्रामास बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, 35 किस्तें हो गई हैं और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, हुआ वही है जो सिर्फ और सिर्फ 2 किस्तों में आसानी से जो है वो हो सकता था। और उसके बाद हर कोई यहाँ पे फिल्मी है, कोई नॉर्मल किरदार है नहीं है। ड्रामा और फिल्म में हमेशा ये फ़र्क किया जाता था कि ड्रामा जो है वो ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा करीब करके दिखाया जाता था और रियल जो है स्टोरी बताई जाती थी। इसीलिए ड्रामों में आजकल जब ड्रामों की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ड्रामे ख़तरनाक
क्यों है आजकल की नई नौजवान नस्ल के लिए। फिल्मों को जब नौजवान नस्ल देखती थी और वो ये सोचती थी ये फिल्मी बातें हैं, ड्रामों में जब चीज़ों को देखती थी वो सोचते थे कि ये ड्रामा है, ये रियलिटी के करीब है। तो इसलिए ड्रामों में अब ये जो अजीब किस्म की मोहब्बत दिखाई जाती है जिसकी खातर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दो, तो हमारी नौजवान नस्ल जब वो सोचती है वाकई ऐसा करना चाहिए या वाकई ऐसा होता है, यानी कि 7 दिनों में 7 जन्म का प्यार जो है लोगों को हो जाता है, जो कि ये जो फरहाद है उसको भी हुआ है। अब रुमाना की बातें सास ने सुनी और सिकंदर ने छुप के सुनी। अब सिकंदर ने अपना मुंह फेरा मज़ार की तरफ और वो चला गया जी फरहाद से बात करने के लिए, और माही की सास यानी कि सिकंदर की अम्मा ने माही के घर की तरफ मुंह मोड़ा और वहां पे चली गई। वहां पे 1 घंटा उसको कहती है कि तुम मेरे साथ दरबार में चलो, मेरे साथ दरबार में चलो, मेरे साथ दरबार में चलो। यकीन कीजिए मुझे बहुत गुस्सा आया उस सीन पे। और माई तेरा दिमाग चल रहा, तू कितों दी माई है, तेन हो की गया है, यानी कि तू कौन होती है, तुझे किसने ये जो है वो दे दिया है काम कि तुमने ये काम करना ही है कि माही को दरबार पे। सबसे पहले मुझे बताएं माही की सास उसको दरबार पे क्या लेके जाना चाहती है, दरबार पे जाकर जो है फरहाद नल नू जफी पवाना चाहती, की करना चाहती, दसो यार। इतनी अकल इतनी सेंस होनी चाहिए लिखते वक्त कि तुम ये क्यों लिख रहे हो, सिर्फ ड्रामे को लंबा करने के लिए। और क्योंकि एंड पर जो है वो माही की अम्मा कहती है नहीं इसका भाई जो है और इसका बाप इसको इजाज़त नहीं देगा, तो इसलिए ये नहीं जाएगी। यकीन कीजिए वो इतना अनोइंग और स्टूपिड किस्म का सीन था कि बार बार उसको कह रही है, और फिर उसको कहती है कि मुझे पता है तो तुम खुश नहीं हो, ये कहती है नहीं मैं खुश हूँ। अब माही जो है वो थाली का बैंगन है, कभी लुढ़क के उधर जाती है, कभी लुढ़क के उधर जाती है। यानी कि तुम अगर खुश नहीं हो तो बता दो, हर कोई तुमसे पूछ रहा है, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी सास, हर कोई तुझसे पूछता है कि तू खुश है कि नहीं, बता दे कि मैं खुश नहीं हूं, बात खत्म। किस लिए तू शादी ये कर रही है, यानी कोई तो बताए ये माही शादी किस लिए कर रही है। भाई ने कह दिया इसलिए कि वो बिला वजह सियासत का जो है ड्रामा चला दिया। उधर फरहाद के पास सिकंदर जाता है और उसे कहता है सारियां कुड़ियां तेरे को आंदियां ने, तू इमली बेचना है। हाँ जी, ये नहीं कि उससे कहते हैं कि तू तेरे पास क्या है, रुमाना तेरे पास आ रही होती है, ये तेरे पास आ रही क्या है तेरे पास। तो वो जो है फिर उससे पूछता है तेरा अगाड़ा पछवाड़ा जरा दिखा मुझे, तेरे आगे पीछे कौन है। और ये वो उधर उधर की फजूल बातें करता है, और उसको जब उसने सुन लिया हुआ तो टू द पॉइंट क्यों नहीं बात करता। ये कहाँ से उतरे हैं किरदार, फजूल किरदार। और वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा जैसे ही पीर आएगा। और पीर कितने मर गया बंदा, उनके गल च रस्सी पाए उन्होंने घसीट के जड़ा ना इतने लैके आया, तू इतने आते दी जान छड़ अपनी माँ को जावे। लेकिन जो है वो कुछ नहीं होना। उधर से नाज़म शाह ने नूरे को बुला लिया और नूरे से कहा कि तुमने ऐसे अपना काम करना है, छुप के रहना है और मार कर बंदे को मुजावर कर, तुमने 6 महीने के लिए गायब कर देना। यार क्यों, मतलब ऐसी गैर मंतकी चीजें क्यों दिखा रहे हो जिनका कोई वजूद, कोई चीज है ही नहीं। यानी कि इतना तुम लोग जो है पावर तुम लोगों की दिखाई जाती है, अरबों रुपए तुम्हारे पास हैं, सियासतदान तुम हो और सैयद हो तुम, तो तुम ये सारी चीजें जो है वो से कर रहे हो। पता नहीं क्यों जो है वो ये सारी फजूल आज जो है ड्रामे को लंबा करने के लिए। इस ड्रामे में और कुछ भी नहीं इसमें दिखाया गया, वही माही का सास और सिकंदर का सीन जो है वो दिखाया गया, और कुछ भी नहीं था। नहायत ही ज्यादा मायूस किया मुझे इस किस्त ने खुदा और मोहब्बत की। और देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हो सकता है कि जल्दी से ड्रामे को ख़त्म करने की, लपेटने की कोशिश की जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। अगला ड्रामा नंबर 1 पे है, और वो कौन सा है? पहले नंबर पर कौन सा है? परिजात। हाँ जी, परिजात के लिए तालियां जो हैं वो इसलिए इस किस्त को मैं बजा सकता हूँ दिल से, क्योंकि इसमें बहुत कम जो है वो गलतियां की गई बिल्कुल। और ये किस्त जो है वो देखने में भी अच्छी लगी। उर्वा जो है वो उसकी ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका स्टाइल वो बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ज़हर है जो है वो है, यानी कि परिजात। और उसकी चाल जो है इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई है कि हर जगह सोशल मीडिया पर जो है परिजात 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 हो रहा है, कि वो बंदा जिसे पहनने का ढंग नहीं दिखाया गया, जिसका जो है वो शख्सियत बिल्कुल ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ इनर जो है उसका, यानी कि उसकी अंदरूनी जो है किरदार अच्छा है, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों में। और यही चीज़ जो है वो उसको मतलब कि एक आम बंदे से जो है रिलेट करती है, कि वो देखने में कोई हीरो जो है नहीं लगता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई जो है वो लोगों को मुतासर करती है। तो ये आम जो लोग हमारे माशरे के, उनको जो है ये ड्रामा, ये किरदार अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को इसके साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारा आम आदमी जो है वो कॉमन मैन जो बिल्कुल जो है ऐसा ही होता है जैसे कि परिजात है। इमोशनल बेवकूफ़ से हम कह सकते हैं, क्योंकि परिजात को भी जो है वो लैला बीबी जो है वो खाला का नाम लेके मामू बना रही है। जी,
इस किस्म में जब पहला सीन आया, जब मैंने ये देखा कि वो खाला का कॉल आती है परिजात को, सॉरी लैला को, परिजात बैठा हुआ था साथ, तो यकीन कीजिए मुझे अंदर से किसी ने कहा कि ये फेक कॉल है, और बाद में वो साबित भी हो गया, बल्कि अभी साबित होगा, लेकिन साबित हो रहा है ऑलमोस्ट, कि जो है वो लैला जो है वो कहती है कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जो आगा साहब हैं ये वो मुझसे मिलने नहीं देते रिश्तेदारों से, और इस वजह से मुझे जो है वो मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा दिल दुखता है, मेरी खाला बहुत बीमार है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, तुम्हें पैसे दूँगी, तो तुम मुझे जो है वो खाला से मिलने के लिए साथ ले जाया करो, लेकिन इस बात का पता जो है वो आगा को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आगा को पसंद नहीं। और यकीन कीजिए अभी बाद में पता चलेगा कि अंदर जिस घर में वो खाला से मिलने जाती है, अंदर खालू है। परिजात जो है वो इमोशनल बेवकूफ़ जो है वो बन गया है, और वो राज़ी हो जाता है इस बात पे, और पैसे लेने पे भी। अब परिजात को हर किस्म में ये दिखाया जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परिजात जो है वो लोगों की जो इर्द गिर्द के हैं लोग, उनकी मदद करने के लिए वो जो है वो अपना ज़मीर, अपने अंदर का एक एक पीस जो है वो बेच रहा है। जैसे हैप्पी प्रिंस था, वो ऑस्कर वाइल्ड का एक नावल, कि जो है प्रिंस जो है अपने प्रिंस का जो था बुत जो है वो अपने सारे के सारे नगीने और ये सोने की चीज़ें आहिस्ता 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 जो है वो लोगों के घर में फंकवाता है, ताकि लोगों की मदद हो सके। तो एक दिन जो है ख़ुद जो है वो खाली रह जाता है, और एक चिड़िया उसकी मदद करती है, जो कि ख़ुद भी एक दिन जो है वो सर्दी से मर जाती है। वो नहायत ही खूबसूरत किस्म की कहानी थी, और परिजात की कहानी भी कुछ इस तरह से है कि परिजात लोगों की मदद करने के चक्कर में खुद जो है वो फंसता चला जा रहा है। अब यहाँ पे भी यही है कि आगा जो है वो जा रहा है साउथ अफ्रीका, और परिजात जो है वो मोहतरम जो है वो लेके जा रहे हैं लैला बीबी को खालू के घर जो है मिलवाने के लिए, जो कि असल में वो बताती है कि खाला, लेकिन असल में अंदर जो है कोई खालू है जिससे मिलने के लिए वो जाती है, और उसके पास जो है वो बैठी रहती है, क्योंकि उसने मजबूरन या किसी भी तरीके से ये शादी जो है आगा से की हुई है। अब पैसों की बात जो है कि परिजात को वो पैसों की ज़रूरत क्यों होती है, तो वो ज़रूरत इसलिए होती है कि वो जो जानू है उसकी जो मुमताज़ है, उसका बाप जो है उसको पैसे चाहिए शादी के लिए, और पैसों का वो जो मुतालबा करता है, लेकिन बाद में वो जो किरदार है वो दिखाया जाता है कि वो कहता है कोई बात नहीं, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लड़का चाहिए। तो फिर भी परिजात को पैसों की क्यों ज़रूरत है, ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। उधर सईदा की भाभियाँ जो हैं वो परिजात की बहन जो है वो अभी तक उसके पीछे पड़ी हुई हैं कि इसके पास पैसे कहाँ से आ गया। इतनी जालिम औरतें वो दिखाई गई हैं, वो दोनों औरतें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छी से मुराद ये क्योंकि अदाकारी जो है बहुत अच्छी है। वो जालिम औरतें पीछे लगी हुई हैं कि किसी तरह वो लड़की जो है वो तुमने अपने घर में तो उस पर जुल्म किया ही किया, और अब उसको उसके घर में भी बसने नहीं देना चाहती हैं, और वो खुश नहीं है कि वो अपने घर में खुश है या उसका शौहर जो है वो तरक्की कर रहा है। अब परिजात साहब जो हैं वो पकड़े जाएंगे, और देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन इस किस्त में जो है वो दिलचस्पी ये रही कि आपको अच्छी लगी कि इस कहानी जो है वो आगे बढ़ी। परिजात का मेन पॉइंट जो है वो यही है कि इसकी पेस जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई पेस, कि कहानी जो है मुसलसल आगे बढ़ती है, कहीं पे भी कहानी रुकती नहीं है, चैप्टर वाइज जो है आगे बढ़ती जा रही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक किरदार या किसी से बोर हो और उसके बाद जो है वो कहानी जो है वो आपको डल लगे और आप सोचो यार ये क्या बात होगी, जैसे कि खुदा और मोहब्बत में हो रहा है कि कहानी रुक गई है। लेकिन परिजात में कहानी मुसलसल आगे बढ़ रही है, इसका ये एक प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो अहमद अली अकबर है उसकी एक्टिंग है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, बाज सीन में अहमद अली अकबर की आंखों उसकी घनी पलकें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया जाता है उसको, पता नहीं क्यों, जबकि उसको आम बंदा तुम लोगों ने बनाया है कि जो हैंडसम नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो उसको ऐसा रहने दो, उसकी आंखों पे मेकअप करके उसको आंखों को सो कॉल्ड पुरकशिश क्यों बनाया जाता है। और फिर जो है वो लालच देती है लैला बीबी परिजात को कि मैं तुम्हें पियानो जो है उसकी क्लासें भी दिलाऊंगी। तो परिजात इन सब लालचों में जो है वो लैला की मदद कर रहा है। अब देखते हैं जब आगा को पता चलेगा तो परिजात का क्या हशर होगा। तो इसके साथ ही ये जो रिव्यू है परिजात का मैं ख़त्म करता हूँ, ये पहले नंबर पे था, और अपना रिव्यू करने का सिलसिला जो है वो भी ख़त्म करता हूँ। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे आप कर रहे हो, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और आप मेरा वीडियो देखो, लाइक करो और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करो जैसे आप कमेंट कर रहे हो। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही जो है वो मेरा साथ देते रहिए और हम आगे जो है वो बढ़ते रहेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुँच गया हूँ हमारे वीडियो के एंड पर। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।